द कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मेरे साथ एम्बेसडर डॉक्टर केतन शुक्ला है। डॉक्टर केतन शुक्ला इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट गेस्ट जो हमारे शो पर आते हैं, और वो अपने तजुर्बे, अपनी नॉलेज और अपने इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करते हैं फॉरेन पॉलिसी के ताल्लुक से, दुनिया में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। So he is a lens through which we look at the world. Shukla ji, thank you very much for being on conversation. जी जी नमस्कार। जी। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि भाई आपने देखा कि इजराइल ने अपने दोस्त और दुश्मन के बीच में कोई फ़र्क ही नहीं रखा। कतर पे अटैक कर दिया। और इसमें सवाल तो दो चीज़ों का होता है कि ये क्यों किया, और दूसरा कि अमेरिका के पास जो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, उन्होंने ना वार्निंग की, ना प्रोटेक्ट किया कतर को। एक किस्म से कह सकते हैं कि अमेरिका ने धोखा दे दिया कतर को, वो भी 500 मिलियन का प्लेन देने के बाद। कतर हैज प्रॉमिस टू इन्वेस्ट 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स इन इन अमेरिका। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ है सर, आप इसे कैसा देखते हैं? क्या ये अमेरिका की बदलती हुई पॉलिसी है, या कि अरब सीखते नहीं है फ्रॉम हिस्ट्री? काफी सीरियस मैटर है कि जो 9 सितंबर को जी एयर स्ट्राइक हुआ, उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। एक तो जो स्ट्राइक हुआ उसमें इसराइल का पर्पस था कि जो नेगोशिएटिंग टीम थी, तो एक नेतन्याहू का तो प्रिंसिपल है कि पीस नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए अटैक का सबसे पहला रीजन तो ये था कि मॉरलेस ट्रम्प का भी थोड़ा बहुत उन्होंने ही टीम के साथ, कतार के साथ डिस्कस किया था कि अब आगे इसराइल डिस्कस करेगा और जो हॉस्टेज रिलीज होगी। तो ये एक पहली चीज है कि कोई भी हमास का आदमी नहीं मरा है। और दूसरी चीज है कि ये एक सॉवरेन कंट्री के ऊपर अटैक करना, जो 6 गल्फ अरब स्टेट है और रेसिडेंशियल एरिया में, तो इसको पहली चीज तो ये कह सकते हैं इंटरनेशनल लॉ में आर्टिकल 2 में ये बहुत बड़ा वायोलेशन है। और ये 2010 में एक बार हुआ था, आपको याद होगा कि एक हमास ऑपरेटिव को जब तब 4 गल्फ स्टेट ने उसके अगेंस्ट उन्होंने 2010 में पहले हुआ था। तो ये है कि अमेरिका, आपने जो कहा सही कहा कि उनको 300 मिलियन डॉलर का प्लेन दिया गोल्ड प्लेटेड, जो उनको पसंद है। और बाद में ट्रम्प के जीरो में मैं ज्यादा उसको तवज्जो नहीं देता हूँ। 3.5 ट्रिलियन डॉलर जो उनकी सऊदी अरेबिया और गल्फ स्टेट की विजिट हुई, तो 3.5 ट्रिलियन डॉलर का अमेरिका को फायदा होगा, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने सीरिया के प्रेसिडेंट को बुलाया था, रेड कारपेट दी। तो ये सब होने के बावजूद, ये होने का एक चीज है कि उन्होंने बहुत पहले कहा था कि गाजा में वो रिवेरा बनाना चाहते हैं और पूरा गाजा वो नई तरह से रिकंस्ट्रक्ट करना चाहता है। अब ये अरब और गल्फ कंट्री ने इस चीज को गंभीरता से क्यों नहीं लिया, इसका मुझे थोड़ा ताज्जुब है। क्योंकि जब तक नाथानियाहू अमेरिका नहीं गए थे तब तक तो उनकी लैंग्वेज थोड़ी स्ट्रांग थी। पर नाथानियाहू की अमेरिका विजिट के बाद ट्रम्प के बोल, उनके ट्वीट थोड़े बहुत चेंज हो गए थे। तो ये एक तो सबसे पहली चीज है कि ट्रम्प के वादों पे भरोसा करना, ये एक बहुत ही गंभीर, कह सकते हैं कि गलती है। आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था मैं गाजा वॉर 1 दिन में रुकवा दूंगा, मैं यूक्रेन वॉर 1 दिन में रुकवा दूंगा। अब दोनों वॉर, अलास्का मीटिंग के बाद यूक्रेन में कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, ऊपर से पोलैंड के ऊपर ड्रोन अटैक हो गया है, पोलैंड ने बेलारूस के साथ अपनी बॉर्डर बंद कर दी है। दूसरा गाजा, गाजा में 60,000 लोग अभी तक, जो उनकी फिगर है कि डेड है, और 1.5 लाख से ऊपर इंजर्ड है। पर सबसे वर्स्ट थिंग है, गाजा में अभी भी बम्बार्डमेंट चल रहा है। जी हाँ। गाजा रबल तो था ही, पर अब जो जो बचे खुचे टावर थे उनको भी इसराइल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ये जो चीज है, ये गल्फ के लिए बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि आपको याद होगा जब ऑस्लो एकॉर्ड हुआ था, उसके बाद दो प्रेसिडेंट याज़ाक राबिन और सिमोन पेरेस, दोनों ने गल्फ कंट्री विजिट किए थे। जो उसके बाद 2013 में पेगासस, जो काफी कंट्रोवर्शियल है, पर वो एक ओलिव ब्रांड थी, तो वो जो इसराइल ने सबको सप्लाई किया। पर इसके बाद जो हुआ है कि जून अटैक के बाद गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने मीटिंग ने उसको स्ट्रांगली कंडेम किया था। और लास्ट 1 साल में इसराइल ने, आप देखोगे तो लेबनान, सीरिया, ईरान, इराक और यमन, सभी जगह एयर स्ट्राइक किए हैं। तो 7 ये मुल्कों पर।
7 5 कंट्री मुल्कों, जी, वो उसमें सब अरब कंट्री भी आते हैं और ईरान और किया सब। भी आ जाते हैं। तो पूरा इस बार सब इसलिए इस कॉन्फ्रेंस में आप देखोगे तो एक चीज बहुत अलग हुई है कि अरब, गल्फ कंट्री, ओआईसी एंड ईरान, ईरान पहली बार इस तरह की मीटिंग में आया है कि जो उनका ईरान से, ये लोग इसराइल से ज्यादा ईरान से उनका कई सालों से उनकी फॉरेन पॉलिसी देखो या देखो तो अरब कंट्रीज को ईरान से ज्यादा डर लगता था। पहली बार ऐसा हुआ है कि ईरान के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों ने ये मीटिंग अटेंड की है। ये भी एक बहुत बड़ी चीज गल्फ में चेंज हो रही है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि गल्फ गल्फ या उन्होंने इसको कहा कि मुस्लिम कंट्रीज इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, एक तो डीप सीटेड डिफरेंस है पॉलिसी में। जी ईरान और इराक टू स्टेट सॉल्यूशन में नहीं मानते हैं, और गल्फ कंट्रीज में उनका सिक्योरिटी का गारंटर है अमेरिका। उन्होंने बेसिस बनाए हैं, और उनका जो बेस पे अटैक हुआ था तो आपको याद होगा कि ईरान ने पहले से इन्फॉर्म किया था और या ऑप्टिक के या लिए ही खाली अटैक हुआ था। अब जीसीसी ने अपना जो ये है कि म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज 1990s के बाद कभी उसको इन्वॉक नहीं किया है। वो कुवैत अटैक के टाइम पे उन्होंने इन्वॉक किया था, और ये मीटिंग के बाद भी आप देखोगे तो कोई मिलिट्री रिटेलिएशन की बात नहीं हुई है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि स्ट्रांग ऑन रिटोरिक एंड इफ इट ट्रांसलेट इन फॉरेन पॉलिसी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि गल्फ कंट्रीज को एक हमेशा उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर के आर्म्स खरीदे हैं। उनका डिफेंस फोर्स बहुत ही वीक है, क्योंकि सभी अमेरिका के हाथ में है। और ये एक अमेरिका का एक भरोसा था, कि एक गारंटी थी कि उनकी सॉवरेनिटी पे कोई अटैक करेगा। पर आपने देखा होगा कि ट्रंप ने ये कहा कि आई एम वेरी अपसेट, दे शुड बी केयरफुल। तो उससे तो कोई मतलब नहीं बनता है। पर जब मार्को रूबियो गए हैं इसराइल, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो ज्यादा गंभीर है। मार्को रूबियो ने ये कहा कि इसराइल हैज राइट टू अटैक द हमास एंड दे कैन अटैक एनीवेयर। सेम टाइम नेतन्याहू ने कहा, ये अटैक के बाद इन्होंने कहा आई विल अटैक अगेन। तो ये चीज से अमेरिका ने तो एक तरह से कह दिया है कि जैसे यूक्रेन वॉर में उन्होंने नाटो से अपना पल्ला छुड़ा दिया है, इसी तरह इसमें भी अमेरिका कुछ करेगा ऐसा लग नहीं रहा है। अब ये होने का कारण क्या है? तो इसका एक ही कारण है कि जो आपको न्यूयॉर्क मेयर इलेक्शन में दिखाई देगा जी हाँ कि उनका जो एग्जैक्टली अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी है, आईपाक, उन्होंने लेविस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हाई पॉम्पेंसो डिस्प्ले होते हैं, कांग्रेस में सेनेट मेंबर उनको इसराइल बुलाते हैं। और आज आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि आपकी एक चैनल है टीवाईटी, जहां पे उन्हें मार्गरी टेलर ग्रीन को बुलाया था। जी ये हाँ टोटल प्रो गाजा लेफ्ट चैनल है, और उसको बुलाना, और उसने आधा घंटा जो इंटरव्यू दिया है, तो उसमें पूरा आईपाप का उन्होंने पूरा कहा है कि मेरी ऑफिस के बाहर मैंने ये लिखा है कि एनीवन विल कम टू माय ऑफिस आई विल चार्ज हिम अंडर फेरा, के फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन। अब इसमें उनका जो स्पेंडिंग है वो मिलियंस ऑफ डॉलर का है। और उन्होंने लास्ट इलेक्शन में भी ये किया था कि जो जो एंटी इसराइल थे डेमोक्रेटिक पार्टी को, उनको हराने के लिए उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर प्राइमरी में खर्च किया था। तो इस वजह से रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों पार्टी में उनका काफी होल्ड है, और सुपर पीएसी में भी उनका होल्ड है। उनके बिल आकमैन है, ब्लूमबर्ग है, लोएब है, सबसे बड़े फाइनेंसर जो है दोनों पार्टी को, रिपब्लिक और जी हाँ डेमोक्रेट दोनों को हम कह सकते हैं। तो उनका एक ही एम है कि इसराइल का जो इंटरेस्ट है उसको प्रायोरिटाइज करना। और इस तरह से एक उनको इंटरनेशनल शील्ड मिल जाता है कि इसराइल कोई भी रूल्स रेगुलेशन इंटरनेशनल और इवन एथिक्स मॉरल और जस्टिस उसको वायोलेट करते हैं, तो उसमें दोनों पार्टी डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन दोनों पार्टी उसमें बाई पार्टीजन वे में। और ये जो चीज हो रही है उसमें आप देखोगे तो ये जो मैसिव स्पेंडिंग है उसकी एक चिलिंग इफेक्ट है। उसकी वजह से इसराइल के अगेन आप देखोगे कभी भी कोई भी पार्टी, ओबामा हो, बाइडेन हो, क्लिंटन थे, बुश थे या ट्रंप है, सभी इसराइल को एक ब्लैंक चेक देता है। उन्होंने $8 बिलियन का अभी फंडिंग किया है, और मार्गरेट टेलर ग्रीन को माने तो 15% मिसाइल उन्होंने ईरान के लिए यूज कर दी, जो स्ट्रेटेजिक थी।
तो एक इजराइल के लिए, और वो जो जब बता रही है तो एक रिपब्लिक पार्टी की ट्रम्प की सबसे बड़ी सपोर्टर कह रही है। और न्यूयॉर्क इलेक्शन में भी आप देखोगे कि प्राइमरी जीतने के बाद मामदानी को बड़े बड़े जो आईपाक के उनके सेनेट के लीडर जी, शुमार, शुमर उनके है। हकीम जाफरी जो कांग्रेस के लीडर है, कैथी, आज काथी ओचुल ने कल उनको सपोर्ट कर दिया, वो भी नहीं कर रही थी, और क्रिस्टीन जिलीब्रांड दूसरा सेनेटर। अब आपको ताज्जुब होगी कि जो हकीम जाफरी का जो कॉन्स्टिट्यूंसी वहां 12% की लीड है हमदा उसकी क्या? ममदानी की, जी फिर भी वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो इससे एक चीज ये है कि आईपाक और उनका डेमोक्रेटिक पार्टी का रजिस्ट्रेशन बहुत ही कम हो गया है, फिर भी ये लोग अभी तक सपोर्ट नहीं करे। तो ये है कि अमेरिका की पॉलिसी गवर्न हो रही है वो सो उसमें क्या आईपाक और होता है जूस सर? लॉबी। सो फॉर एग्जांपल क्या मैं आपको बताता हूँ कि मेरे खिलाफ भी तकरीबन 50-60 आर्टिकल्स इन्होंने लिखे हैं, एपैक वालों ने। तो इट इज एपैक के साथ बहुत सारे दूसरे भी इदारे बहुत ज्यादा है, ऑर्गेनाइजेशंस है, मीडिया में ऑर्गेनाइजेशन कनेक्शन भी है। है हाँ। अभी। तो क्या होता है, अब जैसा कि अगर आप इलेक्शन के लिए खड़े रह रहे हैं या यू आर ए कंटेस्टेंट, तो एपैक का बंदा आके आपको कहता है कि अच्छा, आपका इलेक्शन जीतने के लिए आपको $5 मिलियन चाहिए, हम आपको 5 लाख डॉलर हम रेज कर देंगे, 10% ऑफ योर बजट वी विल रेज, लेकिन आपको ये बातें कहना है, ठीक है? जी। तो अगर आप ना कहें ना, तो आपका एक 500, लाइक यू विल लूज $500,000, लेकिन वो जाके वो आपके ओपोनेंट को दे देते हैं, तो आपके लिए डबल लॉस होता है वो। इट इज लाइक ए $1 मिलियन लॉस, क्योंकि आपके ओपोनेंट को 500 मिल गए। तो दिस इज ए फेनोमेना, बिकॉज अमेरिका में अब प्रो इजरायली बिलियनर्स बहुत हो गए हैं, जैसे कि बिल एक्करमैन है, और वो शेल्डन एडल्सन की जो बेगम है, मरियम एडल्सन। तो वो सबसे बड़ी फंडर थी रिपब्लिकन पार्टी के लिए 2024 इलेक्शंस में, और ट्रम्प को $100 मिलियन दी। तो बेसिकली यू कैन से कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इज फॉर सेल। और अगर इसराइल का मसला नहीं होता ना, तो कतर के लिए दे हैड आल्सो बॉट अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, बिकॉज कतरीज आर आल्सो प्लेइंग द सेम गेम कि अमेरिका में ट्रम्प को पैसे देकर, अमेरिका में ट्रम्प को रॉकेट देकर, वो प्लेन देकर, इस तरह से वो भी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी बाय स्पेंडिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो जी हाँ, तो मुझे सवाल ये उठता है कि क्या ये जो अमेरिका ने डिफेंड नहीं किया खतर को, ये कहना कि ट्रम्प को नहीं पता था लास्ट मिनट में, इट इज रिडिकुलस। वो जो वो जो मिलिट्री बेस है खतर में, उनके पास जो टेक्नोलॉजी है, दे वुड नो राइट अवे कि हमारे ऊपर हमला हो रहा है जिस मुल्क में हम बैठे हुए हैं। लेकिन इसे ताइवान, यूक्रेन और दूसरे यूरोपियन मुल्क ये डेवलपमेंट को देखते हुए, मतलब हाउ आर दे गोइंग टू रिएक्ट टू अमेरिका? क्या अमेरिका की टोटल क्रेडिबिलिटी खत्म होती जा रही है फ्रॉम इंटरनेशनल स्फीयर? क्रेडिबिलिटी तो आप देखोगे कि ट्रम्प के आने के बाद नाटो कंट्रीज में कम हो गई है, और कनाडा, मेक्सिको, जापान, इवन साउथ कोरिया में उन्होंने उनकी कार कंपनी पे रेड जी हाँ। लगा दी और वो अब कंपनी बंद कर रहे हैं। क्रेडिबिलिटी जैसा तो कुछ रहा नहीं है ज़्यादा। पर इसमें दिक्कत ये आएगी कि आगे जाके कि जो अरब कंट्रीज है और गल्फ कंट्रीज है, उनका पूरा डिफेंस कंप्लीटली अमेरिका पर डिपेंड करता है। ईरान ने अपना पूरा आर्मामेंट इंडस्ट्री, मिसाइल, ड्रोन टेक्नोलॉजी सब डेवलप किया है। तो ये सभी अरब इस्लामिक कंट्री में ईरान एक ही कंट्री है जिसके पास ये सब जी हाँ। फैसिलिटीज है। तो ये जो अरब इस्लामिक इमरजेंसी मीटिंग हुई वो इम्पोर्टेंट थी। मिलिट्री रिस्पांस तो आउट ऑफ क्वेश्चन पहले से ही था, पर कतार के पीएम ने, मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान ने कहा है कि भाई नाउ वी कैन नॉट कंटिन्यू द गुड रिलेशन विद Israel, and his speech was strong, but again when he was speaking in UNSC he spoke in Arabic. He missed very big opportunity. जी हाँ। अब it was deliberate or it is now majority diplomats are questioning के why he spoke in Arabic. He would have conveyed his message, क्योंकि यूएनएससी में आपने देखा होगा जी हाँ कि पहली बार बहुत बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है, मोर देन 2/3 पीपल। और ये जो रेजोल्यूशन था वो मैक्रोन और सऊदी अरेबिया लाए थे, 142 वोटेड फॉर 2 स्टेट, 10 एब्सटेन है, उसमें एक ईरान है।
और ईरान आगे जाके उनका जो मानना लोगों, मैं भी मानता हूँ कि आगे जाके वो उसमें ज्वाइन करेंगे, और 12 ही खाली एब्सेंट है, और 12 में 4 इंपॉर्टेंट है, यूके है, अमेरिका है, अर्जेंटीना है और हंगेरी। हंगेरी तो जो पुतिन कहते हैं वो करते हैं, जी वही हाँ। चीज अमेरिका की है कि वो भी जो पुतिन कहते हैं वो करते हैं। तो ये जी हाँ। 10 में 4 को हम निकाल दे तो कोई ज्यादा बड़े कंट्री नहीं है। इंडिया ने पहली बार सही फॉरेन पॉलिसी की है कि उन्होंने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया है, क्योंकि हमारे रिलेशन इसराइल के साथ बहुत अच्छे हैं। वो आगे हम डिस्कस करेंगे जो अभी एग्रीमेंट हुआ है, पर इसराइल को हमारी 2 स्टेट पॉलिसी से कभी दिक्कत नहीं रही थी। चाहे आप नाम में देखो कि उसके बाद हम G77 में देखे जब इसराइल के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हुए, उसके बाद भी हमारी पॉलिसी हमेशा गाजा में रही है, जिसकी वजह से हमें पाकिस्तान को भी काउंटर करने का मौका मिलता था ओआईसी में। एंड ओवरऑल देखा जाए तो गल्फ कंट्रीज और सभी कंट्री के हमारे साथ ताल्लुकात बहुत ही अच्छे रहे। ईरान ने तो ताल्लुकात इतने अच्छे कि उन्होंने अभी पंजाब के फ्लड में भी सबसे पहले स्टेटमेंट दे दिया था, नेक्स्ट डे ही स्टेटमेंट दिया था। और उनके जो खोमेनी है वो तो इंडिया से ही उनके जो जी कहते हैं कि पूर्वज गए थे। तो ओमान के प्रेसिडेंट वो शंकर दयाल शर्मा के स्टूडेंट थे। ये जो रिलेशनशिप थे अच्छे थे, पर एक ये जो डीहाइफोनेटेड किया था तो एक अच्छा स्टेप है कि गाजा में इस बार लिया है। आपके कमेंट सेक्शन में भी आप कई बार देखते होंगे, मैं भी जी पढ़ता हूं, तो पर अब सडनली 3 अब जो पढ़ेंगे तो उनको शौक लगेगा कि ये क्यों हुआ, पर ये होना ही चाहिए था, ये हमारे लिए ये अच्छा है। इसराइल के लिए हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इसमें 50 से ज्यादा अरेबिक लीडर आए थे, उसमें जी हाँ। इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं तो अर्डोगान थे हमारे लिए, और क्राउन प्रिंस सलमान थे, पर हमारे और ईरान के प्रेसिडेंट भी आए थे। मालदीव के मिर्जू गए थे क्योंकि वो वैसे के मेंबर है। जी हाँ। पाकिस्तान के शरीफ भी थे, जी हाँ। और मलेशिया के अनवर इब्राहिम थे। ये जी जो हाँ। हमारे साउथ ईस्ट एशिया है, एशिया के लिए इम्पोर्टेंट है। ये बहुत सालों बाद इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई है, और अनवर जो मलेशिया के, उन्होंने अच्छा कहा है। अनवर इब्राहिम ने कहा कि कंडेमनेशन विल नॉट स्टॉप द मिसाइल्स एंड डिक्लेरेशन विल नॉट फ्री द पैलेस्टाइन। तो ये कोई अरब कंट्री नहीं बोल पाया है, गल्फ कंट्री नहीं कहा है, पर मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सही तरीके से पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन की है कि इसमें अरब कंट्री को एक लीप सर्विस, हम हमेशा कई बार गाजा डिस्कस करें सितंबर से, एक लीप सर्विस होती है। उसके पहले भी आपने देखा होगा कि जॉर्डन है, इजिप्ट है, या इवन सऊदी अरेबिया है, तो वो एक स्टेट्समैन आते हैं, बड़े बड़े स्टेटमेंट आते हैं। वो जो नासर के टाइम से एक हैबिट बन गई है कि टॉक वॉल्यूबली एंड बिग थिंग्स, डिलीवरी जी हाँ। इतनी अच्छी नहीं रहती है। तो मुझे लगता है कि इस मीटिंग का आगे 2-3 चीजें हो सकती है। एक तो आपने जो कहा एकदम सही कहा कि अमेरिका पर से भरोसा उठ जाएगा। सो डिफेंस में 1-2 दिन में तो नहीं होगा, पर शायद गल्फ एंड अरेबिक कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन, चाइना एंड तुर्की से आर्मामेंट इंडस्ट्री डेवलप करने का शुरू कर सकते हैं। और ज्यादातर जो, जैसे हमने भी रशिया से, हमारा अमेरिका के साथ है, यूरोप के साथ है, डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। दूसरा बड़ा नुकसान उनका मिडिल ईस्ट में बेसिस है, सबसे बड़ा कतार में, बाकी कंट्रीज में भी उनके बेसिस, वो बेसिस अब जो यदि नहीं रहेंगे तो आगे जाके मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा वैक्यूम होगा। अमेरिका ये मानता है कि इसराइल विल कंट्रोल एवरीथिंग, तो ये फिलहाल सिचुएशन अच्छी दिखती है। जब तक वॉर चल रही है तब तक नेतन्याहू को सपोर्ट रहेगा, उनका आर्मी का रहेगा, मोसाद का रहेगा, इवन पब्लिक का भी रहेगा। अभी भी इनका रेटिंग 40% से ऊपर नहीं जा रहा है, पर उनको सबसे बड़ा डर ये है कि जिस दिन वॉर खत्म हो गई और जो ये नेगोशिएशन में उनके जितने भी रेफ्यूजी सब है, मेरे ख्याल से 48 है, उसमें से 20 ही शायद अलाइव है, तो जी वो हाँ। आ जाएंगे तो उसके बाद उनका जेल में जाना का चांसेस बहुत ज्यादा है। उनके फाइनेंस मिनिस्टर जो इंडिया आए थे वो जेल में गए थे, इनके प्रेसिडेंट जेल में है, और उनके तीनों केस इतने स्ट्रांग है। तो नेतन्याहू ने अच्छा किया है, एक उनकी ये बनी है, पर ओवरऑल हिस्ट्री में उनकी लीगेसी में ये रहेगा कि एक सिंपैथी थी, एक मॉरल हाई ग्राउंड था इसराइल के पास होलोकास्ट के बाद, वो अब धीरे धीरे
उसमें क्रैक हो रही है, और यूरोपियन कंट्रीज, इवन बाकी कंट्री, और पर्टिकुलरली अमेरिका, क्योंकि उनके लिए अमेरिका सबसे इंपॉर्टेंट है। और अमेरिका में भी 70% डेमोक्रेट, वो अब गाजा में जिनोसाइड हुआ है और इसराइल को सपोर्ट नहीं करे, जो न्यूयॉर्क के मेयर इलेक्शन में क्लियरली दिख रहा है जी कि हाँ। कुमो को सपोर्ट नहीं हो रहा है। और ये आगे जाएगा तो डेमोक्रेटिक पार्टी में यदि ममता नहीं जीते तो एक अर्थ शेकिंग चेंजेस आने वाले हैं, और इसकी इम्पैक्ट इसराइल के पर होगी। तो जैसे मैंने कहा कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पार्टी दोनों के जो ऊपर के हैं, पर मार्गरेट टेलर ग्रीन भी कह रही है डेमोक्रेटिक पार्टी में भी हो रहा है। तो यदि ये जो पूरा चेंज हुआ तो ये आगे जाके 5 साल में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और ये जो अटैक हुआ था ना अक्टूबर 7 को, तो मैंने बहुत बार पहले बहुत शोज किए थे, उसके बाद फिर जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है वो मेरे काफ़ी खिलाफ आ गया था, तो मैं थोड़ा अपना हाथ थोड़ा रोक लिया हूँ, क्योंकि मेरे वजह से मैं नहीं चाहता कि मेरी यूनिवर्सिटी का नुकसान हो जाए, सो मैं ट्रम्प की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रम्प की तरफ से अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, बट बाइडन हैड अटैक्ड मी और एपैक की तरफ से। तो बट आई हैड सेड दिस रिपीटेडली कि भाई तकरीबन 6 से 8 घंटे तक ये पैलेस्टीनियंस को फ्रीडम मिली थी। इसराइल बहुत छोटा सा मुल्क है, आप हर कोने से दूसरे कोने तक 1 आध घंटे के अंदर चले जा सकते हैं, और 6 7 8 घंटे तक इसराइल की फौज नहीं आई, पूरा का पूरा मुल्क फौज है। तो ये मैं कह रहा था कि ये सिक्योरिटी फेलियर कैसा हुआ। तो ये जो चार्ली कर्क मारा गया रिसेंटली, वो भी यही बात कह रहा था। तो उसमें क्या हो गया है कि मैगा में भी यू कैन सी के थोड़ा सवाल उठने लगे हैं फॉर द सपोर्ट फॉर इजराइल। अभी माइकल जॉनसन जो स्पीकर है और मार्को रूबियो इतने स्ट्रांगली कैथलिक हैं, मैं आपको बताता हूं कि मुझे नहीं पता था। रिसेंटली उन्होंने एक इंटरव्यू किया था जिस पर उनके पिशानी पर कुछ निशान सा था टीवी पर, तो एवरीबडी वाज वंडरिंग कि क्या है। तो इट वाज एक कोई कैथलिक रिलीजियस इवेंट था, और वो सारी दुनिया को बता रहे थे कि मैं प्रैक्टिसिंग कैथलिक हूँ, देखो मैं टीवी पे आने से भाई आई हैव नॉट क्लीन माय फोरहेड। तो ये दोनों इतने रिलीजियस लोग हैं, माइकल जॉनसन और मार्को रूबियो, लेकिन ये जब इसराइल जाते हैं ये जाके इसराइल की तरह से वो वर्शिप करते हैं। नेतन्याहू यहाँ नहीं चर्च वर्च नहीं नहीं जाते। जी हाँ। बट साहब, एक इसमें मिनट एक मिनट एक बात पूरी बट प्लीज प्लीज, मार्को रूबियो जाते हैं वेलिंग वॉल पे जाके वो वहां पे इबादत करते हैं, बट ही डज नॉट गो टू द बर्थ प्लेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो किसी भी मेजर क्रिश्चियन चर्च को नहीं जाते, ये सिर्फ इजराइल के सिनेगॉग्स को जाते हैं। इट इज अ वेरी स्ट्रेंज फिनोमिना। फिर अपने आप को स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन, इट्स लाइक सेइंग कि मैं मक्का जाता हूँ और काबा नहीं गया। हाउ कैन दैट बी? नहीं, ये इसमें बहुत बड़ा कैच है कि जैसे टेड क्रूज है, जी मार्को रूबियो जब प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बन के ट्रम्प के सामने खड़े थे, उनकी यूक्रेन पॉलिसी, उनकी गाजा पॉलिसी 180 डिग्री टर्न है। जी हाँ। सेम थिंग टेड क्रूज। अब ये लोग जो है, तो अमेरिका में जो कैथोलिक, तो चर्च, हमारे यहाँ जैसे संत होते हैं और ये होते, इसी तरह के उनके जो पेस्टर है उनका बहुत बड़ा रोल है। और ये सभी का मागा भी मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट का वहाँ जन्म हुआ था, और वो फिर से जब आएंगे तो ये इज़राइल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इज़राइल की रक्षा करना, आप देखोगे तो मागा में और बाकी टीवी टेलीविजन चैनल पे सभी सेनेटर और इवन मार्को रूबियो या टेड क्रूज या कहीं और है, उसके लंबे लाइन नंबर, जॉनसन तो है ही, उनको तो भगवान, उनको डायरेक्ट भगवान के साथ उनका बातचीत होती रहती है। तो ये सभी स्ट्रांगली मानते हैं कि इजराइल को सपोर्ट करना ये कैथोलिक पीपल का एक दायित्व है। जी हाँ। और ये आपको आपको तो ज्यादा पता होगा मेरे से, पर ये अमेरिका में इसीलिए ये सब इजराइल को जाते हैं, वेलिंग वॉल में भी जाते हैं। और शायद मेरे को लगता है इनको ये भी लग रहा है कि जीसस क्राइस्ट भी जूत है, तो पूरा क्रिश्चियन रिलीजन ही वहां से ये हुआ है। पर ये अमेरिका में काफी स्ट्रांग है। तो ये सब चीजों की वजह से अब अर्डोगान है, या इसमें एक चाइना को बहुत बड़ा ओपनिंग मिलेगा, जिसने सऊदी अरेबिया और ईरान के साथ उन्होंने मार्च में जो कराया था समझौता। तो ये अब अमेरिका की क्रेडिट जितनी कम होती जाएगी उतना रशिया को भी मिलेगा, चाइना को भी मिलेगा, और यूरोपियन यूनियन, और क्योंकि गल्फ कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिटेरियन सी है, यूरोप और एशिया के बीच में भी है, और एनर्जी,
तो ये तीन चीजों की वजह से गल्फ एंड अरब स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अमेरिका की जो पॉलिसी रही है उसमें एक बहुत ही बड़ा ये अगेन, पर जैसे कि आपने देखा होगा कि नाटो को भी ट्रंप ने छोड़ दिया है, कनाडा को भी छोड़ दिया है, जापान कोरिया को भी छोड़ दिया है। तो ट्रंप अमेरिका के लिए क्या कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कोई भी अमेरिकन नागरिक को समझने में बहुत बड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि इसका जो भी फायदा है वो आगे जाके अमेरिका के जो कॉम्पिटिटर होंगे उनको ही होंगे। रशिया के लिए उन्होंने अभी भी अच्छे स्टेटमेंट दे रहे हैं। यूक्रेन में अमेरिकन फैक्ट्री रशिया ने अटैक की थी, तब भी वो कह रहे थे कि तो सामान्य बात है। तो ये चीजों में अब गल्फ कंट्री, मुझे लगता है जिस तरह नाटो अपना $800 बिलियन का बजट करके, और अभी पोलैंड में जब अटैक हुआ तो लिथुनिया ने बॉर्डर क्लोज कर दिए, पोलैंड ने बॉर्डर क्लोज कर दिए, नेदरलैंड ने अपने प्लेन भेजे थे, इटाली ने भी अपने प्लेन भेजे थे। तो गल्फ कंट्री भी अब इस दिशा में आगे बढ़ेंगे कि अपना डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट बना है और अपना जो कहते हैं मिलिट्री आर्मी। और ये तो इसमें एक चीज ये भी है कि पाकिस्तान को भी फायदा होगा, वो ट्रेनिंग वहां 10,000 सऊदी अरब में उनके सोल्जर है। जी तो ये गल्फ की जो सिचुएशन है उसकी वजह से ईरान के साथ मुझे लगता है कि अब अरब कंट्रीज एक सर, कॉम्प्रोमाइज में आएंगे। मैं कल दो तीन अरब इंटेलेक्चुअल्स के साथ दिन भर मेरी उनके साथ डिस्कशन चलती रही, क्योंकि मतलब मैंने कहा था कि मतलब कि देखिए, जब तक ये सरकारें डेमोक्रेटिक नहीं होती ना केतन जी, इनकी नंबर वन प्रायोरिटी इज टू रिजीम कंटिन्यूटी इज द नंबर वन प्रायोरिटी। मेरे एक दोस्त ने कहा था, मेरे एक हैदराबाद के दोस्त ने कहा था सऊदी अरेबिया के ताल्लुक से, ये अपने मुल्क को बाप की जागीर समझते हैं लिटरली, क्योंकि बाप के नाम पे उन्होंने मुल्क का नाम रख दिया। सो दे हैव नेम्ड द कंट्री आफ्टर देयर फादर। तो जब तक ये लोग डेमोक्रेटिक नहीं होंगे, दे विल ऑलवेज हैव दिस टेंशन कि व्हाट इज गुड फॉर मी एज माय रॉयल फैमिली। अगर हम ये सख्त पॉलिसी ले लें तो शायद हमारे तख्ता पलट सकता है। एंड who is guaranteeing this security of the royal families? यहाँ पर अमेरिका का रोल becomes very important कि अमेरिका इज प्रोटेक्टिंग दीज रॉयल फैमिलीज फ्रॉम रिबेलियन। यानी नहीं, अमेरिका इज द बैरियर टू डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द गल्फ कंट्रीज, इसलिए वो अमेरिका से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसराइल का है। उस इसी में। जी हाँ। जॉर्डन के किंग है जैसे, और सऊदी अरेबिया क्राउन प्रिंस है, इवन यूएई, तो इन सभी का इंटेलिजेंस शेयरिंग और पेगासस, ये उन्होंने, मैं जैसे मैंने कहा 2013 में सप्लाई किया, वो ऑलिव ब्रांड थी, मोसाद। तो ये सब का अरब कंट्रीज में उनकी किंग और उनकी स्टेबिलिटी के लिए इसराइल, आपको याद होगा कि यासिर अराफत को भी इसराइल ने कई सालों तक बहुत अच्छी तरह रखा था। जी हाँ। तो इसराइल का एक ये जो पॉलिसी है कि डेमोक्रेसी नहीं आए, इसीलिए आप देखोगे तो हमेशा स्टेटमेंट देंगे और बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी, पर कभी कोई एक्शन नहीं होगा। और जो ओवरऑल जनरल पब्लिक है, वो जनरल पब्लिक इज वेरी मच अपसेट, उनको काफी दिक्कत हो रही है। तो ये आगे जाके आरब स्प्रिंग की तरह कुछ बड़ा चेंज आए तो वो आश्चर्यजनक नहीं होगा कि कोई एक स्पार्क होगा, तो ये सभी कंट्री में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए, और इसराइल इनको काफी हेल्प करता है इंटेलिजेंस में और बाकी चीजों में, वो जॉर्डन को भी करता है। तो इस चीज की वजह से अमेरिका से ज्यादा रोल इसराइल का है। अमेरिका की तो डिफेंस गारंटी है, वो उनको ज्यादा, पर इंटरनली इसराइल और इनका अब्राहम एकॉर्ड और ये सब हुआ था, एक रीजन यही था कि इसराइल इज वेरी पावरफुल एज फार एज देयर रूलर्स आर कंसर्न, और जनरल पब्लिक का जो ओपिनियन है वो उससे डायमेट्रिकली ऑपोजिट है मेजोरिटी का। जी सर, दूसरी चीज ये है कि इनकी जो मतलब सी बेसिकली इनकी लॉटरी लग गई ना, ये रॉयल फैमिलीज की। थोड़ी सी जमीन मिल गई, जमीन के अंदर से तेल निकल गया। दे डोंट वांट तेल निकल गया। they don't want to share it with anybody. They want to maximize their personal benefit. For example, आप देख सकते हैं कि अगर ये ओपन माइंडेड होते जैसा अमेरिका है, अमेरिका ने मुझे यहाँ पे स्कॉलरशिप दी, फिर मैं यहाँ सिटीजन बनाया, और फिर मुझे वो यूज, मतलब मैं पिछले 25-30 साल से अमेरिकन की खिदमत करता हूँ। मैं अमेरिकन को अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पढ़ाता हूँ सर, और इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकता हूँ इस मुल्क के लिए। बट द साउदीज एंड ऑल ऑफ दिस, ये दुनिया के दूसरे ग्लोबल साउथ से दे कुड सक इन टैलेंट हु
उनको सिटीजनशिप अगर देते हैं वो, तो दे बिकम मोर लॉयलिस्ट। अभी तो लोग सिर्फ पैसे बनाने जाते हैं मिडिल ईस्ट, दे 9 to 5 जॉब करते हैं, पैसे लेते हैं, पैसे सेव करते हैं, फैमिली को भेजते हैं। दे आर नॉट इन्वेस्टेड इन द ग्रोथ ऑफ सऊदी अरेबिया, दे ओनली इन्वेस्टेड इन देयर जॉब्स। मतलब मैं, मेरे कई क्लासमेट्स मिडिल ईस्ट में इंजीनियरिंग करके अब सब आर बिगिनिंग टू रिटायरमेंट एज, वापस इंडिया आ रहे हैं लोग। बट अगर दे वर कमिटेड टू सऊदी अरेबिया, तो एक सोसाइटी में वाइब्रेंसी आ जाती सर, कि इंटेलेक्चुअल वाइब्रेंसी हो, एंड यू हैव ए स्टेक इन डिफेंडिंग दिस दोस कंट्रीज। वो सब चीजें नहीं आए, बस इन्होंने अमेरिका पे भरोसा कर लिया। जब सारी दुनिया को छोड़कर अमेरिका पे भरोसा किया, तो जो अमेरिका ने धोखा दिया उसके साथ, तो दे शुड बी, आई थिंक इट शुड कम एज ए मेजर शॉक टू देम, कि अगर हम अमेरिका पे रिलाई नहीं कर सकते तो फिर किस पे रिलाई करेंगे? दैट इज देयर सिचुएशन। नहीं, पर इसमें दिक्कत ये है कि ये यहाँ डेमोक्रेसी नहीं आ सकती, क्योंकि दे आर लिविंग सो लेविश लाइफ। जबकि ब्रुनई भी है, जी इवन पुतिन, ये लोग डेमोक्रेसी। दूसरा, वहाँ महिलाओं, जैसे आपने कहा सही है कि वहाँ लोकल पीपल ज्यादा पढ़ नहीं रहे हैं जी हाँ। इतना। एंड देयर, जैसे इंडिया के भी काफी एक्सपेक्ट, हमारा $60 बिलियन है, बाकी कंट्री का भी है, चाइना का भी है, थाईलैंड, सभी जगह से। तो ये अपना पावर, और जो क्राउन प्रिंस सलमान है वो तो औरंगजेब जैसे, उनके अपने फादर, उनके बाकी सब के, तो उनका तो पूरा हिस्ट्री। तो ये जो पावर है और जो पैसे है वो कुछ लोगों के पास है, बाकी लोगों को लाइफस्टाइल कंफर्टेबल है, पर दे डोंट नो व्हाट इज डेमोक्रेसी और उसका फायदा क्या होगा। तो ये जो चीज है, इसकी वजह से ये लोग सभी कंट्री में, आप कतार देखिए, ओमान देखिए, यूएई देखिए, वो लोग कम काम करके आराम की जिंदगी जी रहे हैं, और बाकी ये लोग तो बिलियंस ऑफ डॉलर, जैसे कहते हैं ना कि मेडिएवल किंग की तरह रहते हैं। तो जब तक डेमोक्रेसी आएगी, तो इसमें एक डर सभी को यही है कि इसको ज्यादा एस्केलेट करे, और यदि वॉर में कुछ ज्यादा हार गए, नुकसान हुआ, तो फिर जैसे नासर और बाकी सब गिर गए थे, इसी तरह जी यहाँ भी हो जाए। जी इसीलिए आप उनको कभी एक्शन लेते हुए, जॉर्डन भी कभी एक्शन नहीं लेगा। तो ये एक चीज है कि उनकी जो डेमोक्रेसी लाने की कोई ख्वाहिश नहीं है, और आने की कोई उम्मीद भी नहीं है। क्योंकि जैसे पुतिन है, पुतिन तो चलो, रशिया तो एक, वहाँ इलेक्शन होते हैं, सब होता है, पर वो यावत चंद्र दिवाकरों जैसा है कि जब तक जिंदा है तब तक तो रहेंगे। तो हाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये आप ईरान में भी देखोगे कि वहां भी इलेक्शन होते हैं, पर जो खोमेनी है और वो जो उनकी पावर क्लिक है वही रहती है। एक डेमोक्रेसी के रूट्स मेरे ख्याल से अरब कंट्रीज में और मिडल ईस्ट में अभी तक, जैसे यूरोप में हो गया, एशिया में हो गया, इतने स्ट्रांग नहीं है। और ये चीज आने में 5 से 10 साल लग सकते हैं। पर जैसे नेपाल में हुआ, कोई स्पार्क हुआ, तो कभी भी आरब स्प्रिंग की तरह, पर ट्यूनिशिया में भी आपने देखा होगा, फिर से जी वापस हाँ। वहीं के वो वहीं चले गए हैं। जी हाँ तो जी ये हाँ। एक $1 मिलियन क्वेश्चन है कि कब होगा। अब ये और होगा कह भी, सकते हैं होगा स्पार्क, कि भी नहीं, मतलब विल इट हैपन, ये भी है ना कि वो भी होता होता है। डेमोक्रेसी हमेशा आ जाती है, हमेशा कहीं नहीं। जैसे रशिया, तो लोग सोचते थे जी चाहे हाँ अच्छी बुरी, जी पर येल्सिन ने, यूक्रेन में हो गया, सेंट्रल एशियन स्टेट में अभी भी, पर एक डेमोक्रेसी हमेशा इन द एंड प्रिवेल। और ये चाइना में भी 50 साल बाद भी आ सकती है, पर आएगी, ये पक्की बात है। सर। डेमोक्रेसी के अलावा भी देर इज ए लैक ऑफ नेशनलिज्म इन मुल्कों में। मुझे लगता है कि नेशनलिज्म भी कमजोर है इनके पास। तो मतलब मैं इन, मेरे पास थोड़े स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, और मैं उनसे पूछ रहा था कि तुम्हारे मुल्क पे हमला हुआ, तुम्हें कैसा लगा? कि क्योंकि मैं अपनी क्लास में बात करते हुए कहा था कि मुल्क बड़ा हो या छोटा हो, उसकी सॉवरेंटी को वायलेट करना इज लाइक रेपिंग ए पर्सन, इट इज लाइक रेप, या मोलेस्टेशन की तरह है। किसी ने आपको, इट्स लाइक सेइंग, आप सड़क पे जा रहे हैं, किसी ने आपको छेड़ दिया है, तो थप्पड़ मारना चाहिए पलट कर। तो कैसा लगा? सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी के जितने भी लोग दूसरे मुल्कों से थे मेरे क्लास में, दे ऑल अंडरस्टूड एक्सेप्ट द गल्फीज। तो दे आर सेइंग नो, जस्ट किल 2-3 पीपल्स, इस तरह की बातें। मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कि ही इज ऑल्सो एम्बेरस्ड कि वो अपने मुल्क को डिफेंड नहीं करना चाह रहा था, बट वो पैशन नहीं नजर आया मुझे, जो
इंडिया में क्रिकेट मैच के ऊपर आपको नजर आ जाता, जितना पैशन ऑफ नेशनलिज्म नजर आ रहा है उतना गल्फ में नजर नहीं आता मुझे पैशन नहीं, दे। वो नहीं मिलेगा। जी वो नहीं मिलेगा क्योंकि ये सब आर्टिफिशियल स्टेट है। जो पिकेट लाइन में इनको बनाया गया है, कोई कंट्री था ही नहीं, उनकी जी कोई अपनी हिस्ट्री नहीं है, उनका अपना कोई पहले का वो नहीं है। तो सभी कंट्री आर्टिफिशियली जो बने हैं पूरा, इवन सऊदी अरेबिया का किंग जी साउद, पर वो उसके पहले सऊदी अरेबिया। तो दिक्कत ये है कि ये सभी आर्टिफिशियल कंट्री है, वहाँ कोई हिस्ट्री नहीं है, उनका कोई अपना, जो कह सकते हैं ना, ऑटोमन एम्पायर है। अब ऑटोमन एम्पायर जो था वो तो तुर्की है। अब तुर्की से इनका कोई इतना लगाव गया है, इतना देना देना अभी है नहीं। जी आप इजिप्ट में ये देख पाओगे क्योंकि इजिप्ट में हिस्ट्री है, वहाँ नेशनलिज्म मिलेगा आपको। उसके साथ वो जो जॉर्डन में भी इसीलिए है कि वहाँ जो उनके मुफ्ती के दो लड़के थे जो 19th सेंचुरी में जॉर्डन और सीरिया में गए। तो जी ये सब कंट्री की अपनी हिस्ट्री है गल्फ। और ये तो एक ऐसे कंट्री है कि जो ऑयल की वजह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री बने हैं। तो वहाँ पेट्रियोटिज्म आना थोड़ा मुश्किल है। आप देखोगे ईरान में आपको मिलेगा पेट्रियोटिज्म, इराक के साथ 9 साल लड़े। तो ईरान की एक हिस्ट्री है, इराक की हिस्ट्री है। तो ये बाकी सब जो कंट्री है वो तो ब्रिटिश ने बनाए हुए है कि ओमान, कतार। जी हाँ जी हाँ तो ये एक रीजन है कि नेशनलिज्म वहाँ आना मुश्किल है। जी। अभी मैं देख रहा था एक स्टेटमेंट किंग अब्दुल्ला का एट द के वो मतलब इसराइल के खिलाफ बातें कर रहे थे, लेकिन जब इसराइल पे मिसाइलें आए थे अब्दुल्ला के एयरफोर्स वाज डिफेंडिंग इसराइल फ्रॉम ईरान। सर थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो एज यूजुअल। आपने काफ़ी वक्त दिया एंड मेरे सुनने वाले के लिए दे आर फॉर्चुनेट इनफ के दे गेट टू हियर फ्रॉम समबडी लाइक यू जिसका इतना तजुर्बा है इन फॉरेन अफेयर्स। डिप्लोमेट्स की एक खास चीज ये होती है कि दे सी इट फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड। कि जो हम तो थियोराइज करते हैं ना कि पॉलिसी ऐसी बनती है, बट इफ यू हैव बीन इनसाइड यू हैव सीन इन द डिस्कशंस कि पॉलिसी कैसी बनती है, और फिर वो बाहर से भी देखते हैं कि उस पॉलिसी का क्या असर होता है। सो योर इनसाइट्स आर वेरी वैल्यूएबल। और धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो सर। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि। थैंक यू बाकी उम्मीद करते हैं कुछ इसमें से अच्छा निकलेगा। इंशाल्लाह जरूर सर।